और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज बड़ा दिन मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान पर घमासान हो गया। पहले देखिए जरा, 4.5 करोड़ लोग, जी हां 4.5 करोड़ लोग आज माघ मेले में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। आपको प्रयागराज की दिखा रहा हूं, जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त भीड़ थी। आज रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन और मौनी अमावस्या उस पर। और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। हेलीकॉप्टर से भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, माघ मेले में घमासान हो रहा था। शंकराचार्य पहुंचे थे, पालकी से पहुंचे थे माघ मेले में, उनकी पालकी को रोक दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंकराचार्य की पालकी को रोक दिया गया। उनसे कहा पालकी से नहीं जा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, साधु संत भी उनके साथ थे, उनके समर्थक भी थे। फिर धक्का मुक्की शुरू हुई, पुलिस और साधुओं के बीच ये धक्का मुक्की हुई। काफी देर तक ये धक्का मुक्की चलती रही। शंकराचार्य और उनके साथ आए साधुओं की जिद थी कि शंकराचार्य पालकी से जाएंगे और वहां स्नान करेंगे, लेकिन पुलिस ने कहा एहतियातन हम ये इजाजत नहीं दे सकते हैं, बहुत भीड़ है, इसलिए पालकी की इजाजत नहीं है। उसके बाद शंकराचार्य वापस जाने लगे कि अब मैं बिना पालकी नहीं जाऊंगा स्नान करने। जो लोग हमको यहाँ पे छोड़ दो, जो लोग आए हैं नहा लें, अपने कहीं जाके नहा लें। नहीं स्वामी जी, आप लोग स्नान कर लो, हम आपके बगैर नहीं नहा सकते। स्नान कर लो, आए हो? नहीं स्वामी जी, हम आपके बगैर नहीं स्नान करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम आपके बिना स्नान नहीं कर सकते। ये सनातन के सर्वोच्च आचार्य का अपमान है। ये कैसी संतों की सरकार है जो संतों का अपमान कर रही है? बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे, वो संतों को बाकायदा हाथ उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत। उसके बाद वहां जब शंकराचार्य और साधु संत मौजूद थे तो पुलिस वाले हाथ जोड़ते रहे, पुलिस वाले उनसे विनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? सारा तमाशा और सारा बवाल माघ मेले में होता रहा और इस हंगामे के बाद
शंकराचार्य वापस लौट गए, उन्होंने स्नान नहीं किया। ये उनकी पालकी है जो वो लेकर वापस जा रहे थे। जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। माघ मेला में आस्था का सैलाब उमड़ा। देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। लेकिन मौनी अमावस्या पर एक बवाल की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। शंकराचार्य के स्नान में ऐसा घमासान हुआ कि माघ मेले में भगदड़ जैसे हालात बन गए। शंकराचार्य और उनके शिष्य ऐसे भड़के कि एक वक्त तो लगा कि मेले में महाभारत न मच जाए। अधिकारी आए थे, वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिस प्रयागराज में महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन हुआ, वहां माघ मेले में बवाल की खबर मिली तो योगी के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह हालात काबू में किया, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि शंकराचार्य ने क्या जिद की और उनके रथ को पुलिस ने क्यों रोका। अब मैं आपको बताऊं, देखिए हुआ क्या। स्नान चल रहा था, मौनी अमावस्या का स्नान था। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ही यह बवाल हुआ। संगम पर अचानक धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात बन गए। यह सब हुआ शंकराचार्य और प्रशासन के बीच शुरू हुए विवाद से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए रथनुमा पालकी से जा रहे थे। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम में भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस किसी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रही थी। दावा है कि पुलिस ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका, उन्हें और उनके शिष्यों को स्नान के लिए कहा कि आप पैदल चलकर चले जाइए, लेकिन शंकराचार्य और उनके शिष्य नहीं माने, पालकी लेकर ही आगे बढ़ना चाहते थे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया, कुछ के साथ मारपीट का आरोप लगा। यह खबर मिलते ही अभिमुक्तेश्वरानंद और भड़क गए और जिद पर अड़ गए। कह दिया कि हमें पालकी से जाने दो, हमारे शिष्यों को छोड़ो तभी स्नान करेंगे। पुलिस अफसरों ने समझाने की कोशिश की, हाथ भी जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वो माने नहीं। संगम पर जब शंकराचार्य के स्नान को लेकर मचा बवाल तो बेकाबू होने लगा, तो उनकी पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। विरोध में शंकराचार्य से अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर पर धरने पर बैठ गए, जबकि उनके कई शिष्यों का दावा है कि शंकराचार्य हिरासत में है। शिष्य दावा कर रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे बवाल और हंगामे के बाद शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और योगी की पुलिस क्या कह रही है, क्या सच है और क्या झूठ है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हमें पवित्र स्नान से रोका गया और पुलिस ने बदसलूकी की। शांतिपूर्ण तरीके से हम पालकी से संगम नोद पर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की। हमारी पालकी रास्ते में रोक दी गई और शिष्यों से मारपीट की गई। माघ मेले में बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। पहले हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस और मेला प्रशासन मनमानी और तानाशाही कर रहा है। लगता है इनको ऊपर से आदेश होगा कि हमें परेशान करो। यह सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे हैं। यूपी की पुलिस का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना इजाजत के रथ पर आए थे। माघ मेले में स्नान के लिए रथ या जुलूस की कोई परंपरा नहीं। तब संगम पर बहुत भीड़ थी, हमने पैदल स्नान का अनुरोध किया, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायी जिद पर अड़ गए। पुलिस ने रोका तो 200 शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और धक्का मुक्की करने लगे। लोगों की वापसी के रास्ते खड़े हो गए और 3 घंटे तक बवाल करते रहे। उनकी जिद और गलत तरीके से आम भक्तों को बहुत तकलीफ हुई है। साधु संत और सन्यासियों के प्रति हमारी पूरी टीम संवेदना और श्रद्धा रखती है, लेकिन नियम तोड़ने और बदइंतजामी फैलाने पर जांच और एक्शन होगा, ये यूपी की पुलिस का कहना है। अब सुनिए जरा शंकराचार्य को और योगी की पुलिस को। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए, रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं।
वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो बस रुक जाइए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा, अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, अब हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो। ये जानबूझ करके, देखिए, ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। किस तरह का आदेश, किसके इशारे पे काम हो रहा है महाराज? भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखें कि पुलिस वाले और बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं, हम इसको नहीं सह सकते हैं। ईश्वरानंद जी यहाँ पर संगम नोस पर बिना किसी परमिशन के और बिना किसी परंपरा के, गैर परंपरागत रूप से संगम नोस पर पुलिस के बैरियर तोड़ करके अपनी पालकी में आ गए थे करीब 200 शिष्यों के साथ। तो क्योंकि वो बिना परमिशन के थे तो उनको रोका गया और उनसे संवाद किया गया और लगातार ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप स्नान कर लीजिए। और बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही थी, परंतु वो माने नहीं और 3 घंटे तक उन्होंने पूरा वापसी मार्ग जो है वो अवरुद्ध रखा। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लगातार 3 घंटे पुलिस प्रशासन जो है उनसे वार्ता करते रहे। अब शंकराचार्य का विवादों से भी पुराना नाता है। बहुत से उनके बयान जो वायरल भी हुए हैं, जिस पर सवाल भी उठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म और शास्त्रों पर मुखर राय रखते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनके कई बयानों से भारी विवाद और विरोध भी होता रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। संत रामभद्राचार्य को लेकर भी उन्होंने काफी विवादित बयान दिया था। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत में श्लोक की चुनौती दी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर भी विवादित और कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। एक बार कहा था धीरेन्द्र शास्त्री आतंकियों का भी पर्चा निकाल सकते हैं। उनकी हिंदू जोड़ो पद यात्रा का विरोध किया था। वो एक पार्टी के एजेंट है बाबा बागेश्वर, ये कहा था। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर योगी सरकार और बाबा बागेश्वर को घेरा था। बाबा बागेश्वर ने कहा था यहां कोई मरे नहीं, जिनकी मौत हुई उन्हें मोक्ष मिल गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर कहा हम धीरेन्द्र शास्त्री का भी मोक्ष करा दें, अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उन्हें भी मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। बेबाक बयान वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ और मूल नाम है उनका उमा शंकर उपाध्याय। गांव में 6ठी तक पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने उन्हें गुजरात भेज दिया। 5 साल गुजरात में रहे, फिर काशी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। स्वरूपानंद के निधन के बाद उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं उनके वो बयान जिसके बाद बहुत बवाल भी हुआ। आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः। आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। आइए अब आपको बताता हूं आज मौनी अमावस्या में देश के धार्मिक स्थलों पर क्या हो रहा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में कदम रखने की जगह नहीं थी, स्थिति ये थी, खचाखच भीड़ थी। बताया जा रहा है लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ लोग शाम तक डुबकी लगाने पहुंच चुके थे। और साधु संतों को देखिए जो संगम तट पर स्नान कर रहे थे, उनको देखने का ही लोगों में खासा आकर्षण होता है।
कुछ और तस्वीरें भी जो आ रही हैं जैसे कुंभ से आ रही थी उसी दौरान, उसी तरह माघ मेले से भी आ रही है। एक छोटा बच्चा सुनिए। हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल, शपथ की आंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल, अधर पर धर जिसे नर ने सहज वैकुंठ धारा है, ये संगम का किनारा है, ये संगम का किनारा है। हमारे कुंभ हो या माघ मेला हो, हर तरह के साधु संत पहुंचते हैं। किन्नर अखाड़े से जुड़े भी साधु संत पहुंचते हैं। योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं। योगी जी और मोदी जी से यही कहना है कि हमारा राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा होगा। तो राष्ट्र के हित में आज सभी साधु संत मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में स्नान करे हैं कि मेरा राष्ट्र मजबूत रहे। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी, प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। प्रशासन को सभी साधुवाद देते हैं, ओम नमो नारायण कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है। सोचिए जब 4-4.5 करोड़ भीड़ आ रही हो तो प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। योगी के सबसे भरोसेमंद सिपा सालार अमिताभ यश भी प्रयागराज में मौजूद थे। एडीजी अमिताभ यश तैयारियों का जायजा ले रहे थे और बाकायदा यूपी एटीएस तैनात की गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मौजूद है प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज के माघ मेला में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। यह माघ मेले के इतिहास के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। इससे पहले मकर संक्रांति पर 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे थे। प्रशासन का अनुमान यह है कि 15 जनवरी तक 15 करोड़ लोग पहुंचेंगे। माघ मेले में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 से अधिक एआई से लैस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडो और एसटीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को मोटर बोट के साथ भी लगा दिया गया है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयागराज के माघ मेले में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। तो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि यूपी के दूसरे धार्मिक स्थल को देखिए जरा। काशी लिए चलता हूं। काशी में देखिए मौनी अमावस्या पर हजारों लोगों ने डुबकी लगाई। काशी के बाद आपको हरिद्वार लिए चलता हूं। हरिद्वार में भी देखिए हजारों लोग पहुंचे तड़के सुबह स्नान करने। और प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को देखने के बाद भक्त क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रशासन की। बहुत अच्छा है इस बार, पिछली बार से महाकुंभ से बहुत अच्छा है व्यवस्था और हमेशा रहेगा। बाबा की नगरी से आए हैं, माँ भी दर्शन हो गया गंगा माई का मौनी अमावस्या में। जय माता दी, बाबा विश्वनाथ की जय हो। और प्रशासन के तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और 2027 में पूर्ण बहुमत से बाबा की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा थी। योगी जी को हम धन्यवाद जनाना चाहते हैं। इतना अच्छे से हम साधु लोगों के लिए सोचा है। मौनी अमावस्या को स्नान करने हम लोग आए हैं कुशीनगर जिले से। कैसा यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक एनर्जी जैसे कि मिलती है, वो एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। अन्यथा क्या कहते हैं, इतनी ठंड में जो कि इतना कोहरा, इतना अंधेरा सब कुछ, लेकिन कितना अच्छा फील हो रहा है।
बहुत अच्छे तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये 2026 का ये मिनी कुंभ माघ मेला बहुत सुंदर तरीके से आज संपन्न हुआ। प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे आयोजन के प्रति सद्भाव है, जो उनकी दृष्टि है, उस कारण पूरा मेला बहुत सुचारू चल रहा है। आइए, माघ मेले में और भी बहुत से रंग हैं। वो साधु भी पहुंच रहे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में है। देखिए जरा खासियत क्या है उनकी। सतुआ बाबा के बारे में आपको बताया था, गाड़ियों के बहुत शौकीन है, बहुत सी गाड़ियां हैं, दर्जनों गाड़ियां। मर्सिडीज भी ले आए, देखिए मर्सिडीज की पूजा की और खुद सतुआ बाबा गाड़ी में सवार हुए। ये देखिए मर्सिडीज में खड़े होकर फोटो खिंचवाए हैं। तो सतुआ बाबा अकेले नहीं है, गोल्डन बाबा भी पहुंचे हैं, ऊपर से नीचे तक सोने से लदे हैं। आज एक बहुत योगी जी के अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संतों ने करी है पुकार, माघ मेले से योगी जी हो प्रधानमंत्री अगली बार। तो माघ मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा सतुआ बाबा की हो रही है। इस चर्चा के पीछे उनकी करोड़ों कीमत वाली लग्जरी कार है। करोड़ों की कई कारों के बाद बाबा ने नई नई मर्सिडीज बेंज खरीद ली। 2 करोड़ कीमत की इस नई कार की पूजा की तस्वीरें वायरल हैं। इसे मर्सिडीज की सबसे लग्जरी और आरामदायक एसयूवी कहा जाता है। यह गाड़ी मात्र 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इससे पहले सतुआ बाबा ने माघ मेले में पोर्शे कार का पूजन किया। 5 करोड़ की इस कार की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। सबसे पहले बाबा 3 करोड़ की डिफेंडर कार माघ मेले में लेकर पहुंचे। मेले में बाबा इसी गाड़ी से घूमते भी नजर आए, तभी वो सुर्खियों में आए। कौन बाबा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहा है? बाबा का ठाट बाट इतना है कि वो हमेशा यात्रा प्राइवेट जेट से ही करते हैं, और ऐसी यात्रा का खर्च करीब 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति घंटा होती है। सतुआ बाबा अक्सर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हुए नजर आते हैं। बाबा आश्रम से निकलने पर भी रिबैन का महंगा चश्मा पहने नजर आते हैं, और इस चश्मे की कीमत 10 से 50 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा होती। कहा यह जाता है कि बाबा की लग्जरी लाइफ भक्तों के दान से ही चलती है। वो सतुआ बाबा पीठ के 7वें महामंडलेश्वर हैं। जगत गुरु की उपाधि मिली है। बाबा का असली नाम संतोष तिवारी है और जन्म यूपी के ललितपुर में हुआ। 11 साल की उम्र में सतुआ बाबा ने घर छोड़ दिया और काशी चले गए। 2011 में जब सतुआ बाबा पीठ के 6ठे पीठाधीश्वर यमुनाचार्य का निधन हुआ, तब संतोष तिवारी को नया पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया और वो सतुआ बाबा बन गए। उनका मुख्य आश्रम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है। सतुआ बाबा की तरह ही गोल्डन बाबा, गूगल गोल्डन बाबा भी इस समय सुर्खियों में है। ये बाबा 5 करोड़ का सोना और चांदी का मुकुट पहनकर माघ मेला पहुंचे। वो सभी उंगलियों में देवी देवताओं वाली सोने की अंगूठियां पहनते हैं। वो चांदी के बर्तन में भोजन करते हैं और चांदी के पात्र में ही पानी पीते हैं। बाबा के पास एक विशेष सोने से बनी लड्डू गोपाल की मूर्ति हमेशा रहती है। कानपुर के रहने वाले ये बाबा खुद को करौली बाबा का भक्त बताते हैं, और बाबा अपनी दौलत के साथ ही अपने विशेष संकल्प के लिए भी चर्चा में। दरअसल बाबा पहले लगभग 4 लाख कीमत की चांदी की चप्पल पहनते थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक संकल्प लिया कि जब तक योगी पीएम नहीं बन जाते वो अपनी चांदी की चप्पल नहीं पहनेंगे, और वो इसलिए नंगे पैर ही चलते हैं। गोल्डन बाबा ने मुकुट पर योगी की तस्वीर के साथ भावी प्रधानमंत्री भी लिखा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। 2 बाबा जो प्रयागराज से पूरे देश में फेमस है, सतुआ बाबा और गोल्डन बाबा, क्या कह रहे हैं? हम भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश बच्चे जो नंगे पैर हर तीर्थ यात्रा परिक्रमा करते हैं। हमने 4 फरवरी 2024 से भी प्रतिज्ञा कर रखी है। हम चांदी के 4.5 किलो के जूते धारण करते थे, परित्याग कर दिया है। जब तक मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक हम चांदी के 4.5 किलो के जूते परित्याग करके हर तीर्थ यात्रा में नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में घूम रहे हैं, भारत के 28 राज्यों में भी घूम रहे हैं। ये गाड़ी प्रदूषण मुक्त है, और जो प्रदूषण करेगा और उनके लिए
ये गाड़ी काम करेगी उनको दबाने की, उनको कुचलने की। ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, इसका कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत में प्रदूषण करने वाले लोग जो ठहरे हुए हैं, जो रुके हैं, उनके लिए मैं ये गाड़ी से रफ्तार से उनको दबाऊंगा कि भारत सनातनियों का है, भारत को प्रणाम करने वालों का है, भारत के संविधान को मानने वालों का है। जो तोड़ने की बात करेगा उसको ऐसी गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ दिया जाएगा। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से ही है। सतुआ बाबा मणिकर्णिका पर ही उनका आश्रम है, लेकिन सतुआ बाबा के मणिकर्णिका इस वक्त सुर्खियों में है। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। अब एफआईआर हो गई और एफआईआर 2 सांसदों पर हुई है। संजय सिंह और पप्पू यादव पर एफआईआर हो गई। अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर हो गई। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा था और बहुत सी तस्वीरें साझा की जा रही थी और बहुत सी फर्जी तस्वीरें भी साझा की जा रही थी, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है सांसदों पर। अब आपको बताऊं, मणिकर्णिका घाट की एआई इमेज जो चल रही है, फेक इमेज, फर्जी इमेज है जो लोग साझा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें नंदी नजर आ रहे हैं द्वार के सामने, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें नंदी द्वार के सामने, ये फर्जी तस्वीर है। पहली सही तस्वीर है, दूसरी फर्जी तस्वीर है जिसमें ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब इसी तरह की खबर उड़ाने पर 2 सांसद लपेटे में आ गए, संजय सिंह और पप्पू यादव। बनारस के जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा है, उसमें अफवाह और भ्रम फैलाने वालों पर योगी बेहद सख्त हैं। योगी ने कहा, कुछ लोग एआई वीडियो से काशी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक और शरारती तत्वों पर हमारी पुलिस एक्शन लेगी। योगी की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन हो गया। अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम है, बिहार के बड़े नेता पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम है, हरियाणा से कांग्रेस के बड़े चेहरे जसविंदर कौर पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दर्ज बाकी 5 नाम स्थानीय नेताओं के बताए जा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोपी बनाया गया है। बीएनएस की धारा 196 सोशल मीडिया या भाषण से नफरत फैलाने का मामला दर्ज हुआ। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 298 धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। साथ ही बीएनएस की धारा 353 धर्म, जाति या व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाना, इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना संभव है। मतलब काशी को लेकर भ्रम फैलाने पर 2 सांसदों को जेल भी हो सकती है क्या? अब सवाल यह है। अब भाई सुनवाता हूं आपको, योगी की पुलिस क्या कह रही है और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिस पर ऑब्जेक्शनेबल या मिसलीडिंग फैक्ट्स पोस्ट किए गए थे, वो 8 हैं। उन 8 पे जो है एफआईआर लिखी गई है और इसमें से कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित रखते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, और आगे भी लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसा कोई भी मिसलीडिंग फैक्ट या भ्रामक पोस्ट करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया। अब संजय सिंह जिन बाबा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने वहां पर जाकर वीडियो बनाया, वो वीडियो अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया है। कितना सच्चा है कितना झूठा, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो बाबा हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, ये अखिलेश यादव ने साझा किया। कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है, ये देखिए, ये माँ गंगा की देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया, ये देखिए। अब देखिए, मणिकर्णिका घाट के नाम पर सियासी बवाल मचा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अखिलेश ने आज कहा, यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई साधु की, वो शेयर करते हुए,
मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अपर बिन आंख मिलाए गोल मटोल टाल मटोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ था। बीजेपी शासन झूठ बोलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। संजय सिंह कह रहे हैं मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट और मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन एफआईआर मुझ पर कर दी गई है। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, संजय सिंह कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं करो एफआईआर, कितना करोगे एफआईआर? सच्चाई को एआई बता, कब तक सच को झुठलाओगे, कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। रविंद्र जायसवाल मंत्री यूपी के कह रहे हैं एक पुराना स्ट्रक्चर जो मंदिर का हिस्सा नहीं था, उस स्ट्रक्चर पर ठेकेदार की लापरवाही से उसे हटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को और योगी क्या कह रहा है। की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। ये जो इन्होंने बनाया है ये एआई जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है? दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं? ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं क्या? ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं, ये कह रही मंदिर तोड़े गए। वहां पे जाके काशी के लोगों से पूछो, मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी, घाट तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिकता किस प्रकार उसमें शामिल हो सकती है, किया जा सकता है, इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है, यह संभव था। लेकिन आपकी हर योजना के पीछे यकीन मानिए किसी न किसी बड़े पूंजीपति का इशारा होता है। साबित करें भाई, जहां ये कह रहे हैं कि अगर इनको ये था कि एआई जनरेटेड है, मूर्तियां सही हैं, तो कल मीडिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने मूर्तियों को क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? या मीडिया को लेकर जाते आप, साबित हो जाता कि हम गलत हैं, कांग्रेस के लोग गलत हैं। आप तो मूर्ति को दिखाया नहीं, केवल आपने बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोलकर चले आए। मेरे ख्याल से प्रशासन का भी एक बयान है कि जो मंदिर में मूर्ति थी वो कहीं और रख दी गई है, बाद में रख दी जाएगी। ये संवेदनशील मसले हैं और अगर कहीं कुछ रिपेयर करना हो तो समय सीमा पर कर देना चाहिए। हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे दर्शन करने के लिए और गंगा जी भी गए, किसी तरह के नाले उसमें बहने से नहीं रोके गए हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो किस तरह का यह विकास है और काशी का किस तरह का विकास है? यादव जी के बयान पर कोई अब प्रदेश की जनता नोटिस नहीं लेती है, और जब खास तौर से वो धार्मिक मुद्दों पे बोलते हैं, धार्मिक इशू पे बोलते हैं, तो समाजवादी पार्टी पर कोई प्रदेश का, देश का व्यक्ति भरोसा इसलिए नहीं करता। अब देखिए जरा कि आखिर मणिकर्णिका घाट है क्या जिस पर इतना बवाल मचा है। यह है मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें, पुरानी तस्वीर है। मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार होते हैं और हर वक्त होते हैं। और दरअसल अब इसे और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। इसका नया स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो भी तस्वीर दिखाई पुरानी है, यह इस तरह से बनाया जा रहा है, लोगों की सुविधा के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वाराणसी के 80 से ज्यादा घाटों में सबसे ज्यादा चर्चित है मणिकर्णिका। इस घाट को सृजन और विध्वंस का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जहां हिंदू धर्म में सिर्फ दिन में ही दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट में साल भर 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। इस घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। सर्दी हो, बरसात हो, यहां चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग यहां आते हैं, लेकिन यहां चिताओं से उड़ने वाली राख कॉरिडोर तक पहुंचती है, क्योंकि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक हिस्सा मणिकर्णिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए मणिकर्णिका को नए सिरे से संवारने की तैयारी हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर
नया और बहुत बड़ा पक्का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। शवों के स्नान के लिए पवित्र जलकुंड भी इसी परिसर का हिस्सा होंगे और इस शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी, जिससे चिता की राख हवा के साथ उड़ जाएगी और आसपास असर नहीं होगा। खबर है कि मणिकर्णिका के पहले चरण के काम के लिए 35 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसी के तहत घाटों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मतलब मणिकर्णिका को भव्य बनाने के लिए यह बुलडोजर चल रहा है। सुनिए जरा वाराणसी के मेयर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से माननीय योगी जी के प्रेरणा से आज विकास का काम हो रहा है, उसमें सहयोग करिए। कमी हो तो व्यक्तिगत बताइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप की राजनीति करना बंद करिए। वो भी काशी में, जहाँ की काशी सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ झूठ मत बोलिए। हम सबसे जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं वास्तविकता की राजनीति करिए और आप आके देखिए। इसीलिए हम लोग आए कि आके देखिए जो मंदिर की बात हो रही है तोड़ने की, क्या मंदिर टूटा है क्या? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। वहां चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन मेयर अब तक क्यों नहीं बना? मुंबई में क्या शिंदे कोई खेला करने वाले? चारों तरफ यही अटकलें हैं, यही बात हो रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस देखिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। नतीजे आने के बाद सीएम पहुंचे स्विट्जरलैंड, उनका भव्य स्वागत हुआ। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ आज झुडीला येतात आणि त्यांच्या स्वागतासाठी आम्ही खूप उत्सुक माता की जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। और चलिए स्विट्जरलैंड पहुंचे तो वहां बीजेपी के दूसरे नेताओं से मिले तो उन्होंने जीत की मुबारकबाद दी। क्या विक्ट्री है यार, हैप्पी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, क्या विक्ट्री है यार, हैप्पी, देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड में, यहां मुंबई में क्या हो रहा है? ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो पार्षद हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हें होटल में, रिजॉर्ट में रख दिया गया है। इससे पहले मुंबई में आपने देखा होगा जब विधायक चुने गए तो विधायकों को भी रिजॉर्ट में रखा गया था। मुंबई में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जरा पुरानी है, इस बार पार्षद भी 5 स्टार रिजॉर्ट में, ये पार्षदों का स्वागत किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है वो 5 स्टार रिजॉर्ट जिसमें इन पार्षदों को रखा गया है चुने जाने के बाद। क्या ये डर है कि पार्षद कहीं भाग ना जाएं, पार्षद टूट ना जाएं, इसलिए पार्षदों को छिपा कर रखा गया है होटल में। क्या मुंबई में महापौर चुनाव के बाद होने वाला है बड़ा खेला? क्या बीएमसी में मेयर चुनाव को लेकर पलट सकती है बाजी? किंग मेकर बन चुके शिंदे के पार्षद क्या पलटी मारने वाले हैं? संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। क्या इसी उम्मीद में विरोधियों ने गद्दी पर बैठने का सपना देखना शुरू कर दिया है? उद्धव ठाकरे के पास पूरे नंबर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना मेयर बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो मुंबई में फिर हमारा मेयर बनेगा। आइए आपको सीधे लिए चलता हूं मुंबई। एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों से मिलने गए थे और उसके बाद बाहर निकले हैं पार्षदों से मिलकर। असं वाटतं कामा नये की आम्ही निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी चांगलाच वाटला पाहिजे आणि म्हणूनच कुठेही शिवसेनेच्या नावाला गालबोट लागेल असं कृत्यही कुठल्याही नगरसेवकाकडून होता कामा नये अशी मी सूचना सगळ्यांना दिलेली आहे। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, जो इस होटल के बाहर खड़े थे, यही पार्षद थे। बस में भरकर पार्षद यहां है, सब यहीं रख दिए गए। मुंबई के 5 स्टार होटल में शिंदे के 29 पार्षद हैं। होटल में रुके पार्षदों में 19 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। बताया यह जा रहा है कि होटल में पार्षदों के साथ उनके परिवार वाले भी रुक गए। पार्षदों के पति रुके हैं, पत्नियां, बच्चे सब होटल में हैं। और कहा यह जा रहा है कि बुधवार तक पार्षदों को यहीं रुकने को कहा गया है। जिस होटल में पार्षद ठहरे हैं उसका नाम ताज लैंड्स एंड है, जो मुंबई के सबसे रईस और पॉश बांद्रा इलाके में मौजूद है। ताज लैंड्स एंड के लग्जरी रूम का किराया सोचिए 25,000 रुपए।
यानी टैक्स मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च है एक दिन का। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों को टूट से बचाना चाहते हैं, होटल में रखकर यह संदेश दे रहे हैं कि उनका गुट एकजुट है। हालांकि जानकार इसके पीछे उनका डर भी बता रहे हैं, क्योंकि शिंदे के पार्षद बीजेपी या उद्धव खेमे में जा सकते हैं, यह भी डर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेयर पद पर शिंदे अपना दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 25 पार्षद चाहिए। ये पार्षद शिंदे के समर्थन पर मिल जाएंगे, नहीं तो टूट की भी आशंका है क्या। अब देखिए कौन सा खेला हो सकता है, पहला गेम क्या हो सकता है। वैसे तो महाराष्ट्र में पार्षदों पर दल बदल कानून लागू होता है, ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर शिंदे के 29 में से लगभग 20 पार्षद इधर चले गए तो 2/3 से ज्यादा संख्या के नाते दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दूसरा गेम क्या है, शिंदे बीजेपी को समर्थन करने के बदले मेयर पद मांग सकते हैं, यदि फिर 2.5 साल महापौर के फॉर्मूले की भी शर्त रख सकते हैं वो। और तीसरा खेला यह है, अगर शिंदे के 8 पार्षद उद्धव खेमे में गए तो उनका मेयर बन सकता है, मगर दल बदल नियम के मुताबिक उन पार्षदों की सदस्यता जा सकती है। ऐसे में सीट खाली होगी, आगे चुनाव होगा जिसमें 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। आइए अब आपको सुनाऊं इस पर संजय राउत क्या कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि अगर वे एक बार टूट चुके हैं तो दोबारा भी फूट पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों को 5 सितारा होटल में ठहराया है। जो 29 या 25 लोग जो वहाँ बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। अब देखिए जरा इस पर सियासी घमासान हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता से दूर रह गए उन्हें यह लग रहा है कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, क्या उस वो मौके को भुना सकते हैं। देखिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं उन्हें लगा उन्होंने कागज पर शिवसेना को खत्म कर दिया, लेकिन जमीन पर खत्म न कर सके, नतीजों ने साबित कर दिया है। उन्होंने लालच, पावर और मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। वो अपने साथ गद्दार ले गए लेकिन वफादारी नहीं खरीद सके। संजय निरुपम कह रहे हैं उद्धव गुट ने 25-30 साल में मुंबई का प्रशासन बर्बाद कर दिया है। खुशी की बात है कि अब मुंबई में भी ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। मायावती का मेयर बनने के बाद मुंबई में जबरदस्त विकास होगा। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं बीजेपी सबको निगल जाती है, अब शिवसेना की बारी है। यह जीत फर्जी है और फर्जी चुनाव के बाद फर्जी गठबंधन बना है। मनोज झा कह रहे हैं हमारा चुनावी लोकतंत्र वैसा नहीं रहा जैसी कल्पना की गई थी। लोकतंत्र को आईसीयू में भर्ती करने के लिए घोषणा की जरूरत नहीं है। जिन संस्थानों से निष्पक्षता की उम्मीद थी वो पुरानी बात हो गई है। लोग अब पक्षपाती लगते हैं, जिससे लोकतंत्र आईसीयू में चला जाता है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं बीजेपी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके उन्हें खत्म कर देती है। समझना चाहिए कि बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन आपका भविष्य खत्म है, जैसा अजित पवार के साथ हुआ है, जो किसी एक पक्ष में नहीं टिके और 3 सीटों तक सिमट गए हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबकी नजरें मुंबई पर है। जो संस्था जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी, मेरे द्वारा थी शब्द का इस्तेमाल इस बात का द्योतक है, अभी अतीत की चीजें हो गई है। तो डेमोक्रेसी को आईसीयू में जाने में मतलब बहुत अनाउंसमेंट नहीं होती है, वो अपने आप इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में चली जाती है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है, और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मुहरा दिखेगा। हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। महायुति और भारतीय जनता पार्टी वहां मिलकर चुनाव लड़ी है और लोगों ने मैंडेट भी दोनों को गठबंधन में दिया है। इसलिए वहां पर बीएमसी में या
महाराष्ट्र के नगर पालिका में जो है सब मिल करके और आगे के लिए जो है निकाय को और बीएमसी को चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में थे, जहां एक तरफ बहुत से सियासतदान आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र आईसीयू में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की जमीन से उन्हें भी नसीहत दी है। सुनिए। बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि जो खींचतान चल रही है, क्या उद्धव ठाकरे का भी मेयर बन सकता है? तस्वीर देखिए। आज राज ठाकरे के घर वो पार्षद पहुंचे थे जो पार्षद जीते हैं, उनका स्वागत किया गया। अगली तस्वीर देखिए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उन पार्षदों से मिले जो जीत कर आए। हम हारे नहीं है, हमने गद्दारों को टक्कर दी है। हम चाहते थे कि मुंबई में हमारा महापौर बने और अभी भी चाहते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा। लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। तो लोग संपर्क में संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। अब देखिए, क्या उद्धव और राज ठाकरे का मेयर भी बन सकता है? ऐसी कोई संभावना है क्या? तो मैं आपको बताऊं, जरा सीटें पहले देखिए। बहुमत के लिए चाहिए 114 सीटें। बीजेपी के पास, बीजेपी प्लस के पास अभी 121 हैं। 3 एनसीपी की, 89 बीजेपी की और शिवसेना शिंदे की 29। लेकिन इधर देखिए, कांग्रेस की 24, 6 एमएनएस, यूबीटी मिला दीजिए 65, एमआईएम 6 मिला दीजिए, एसपी 2 मिला दीजिए, एनसीपी 1 और 2 अन्य भी मिला दीजिए, तब भी 106 हो रहे हैं। अभी भी बहुमत से दूर है। तो क्या बीएमसी में ठाकरे का मेयर बन सकता है? ये संभावना कैसे? शिवसेना उद्धव को अभी भी अपना मेयर बनने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे ने कहा बीएमसी में हमारा मेयर बनता आया है और पिछले 3 दशक में शिवसेना ने बीएमसी में करीब 22 मेयर बनाए। उद्धव ठाकरे ने कहा मेरा सपना है अभी भी हमारा ही मेयर बने। उद्धव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं अगर भगवान ने चाहा तो मेयर हमारा ही बनेगा। लेकिन इसके लिए मुंबई में विपक्ष को कम से कम 114 पार्षद चाहिए, मगर उद्धव और राज ठाकरे के मिलाकर भी 71 पार्षद हो रहे हैं। शरद पवार, कांग्रेस, ओवैसी, अखिलेश सब मिला दें, 2 अन्य पार्षद भी मिला दें, तब भी 106 का आंकड़ा हो रहा है, जो बीएमसी में मेयर बनाने के लिए जरूरी बहुमत से 8 कम है। ऐसे में आशंका होती है अगर शिंदे खेमे के पार्षद टूट गए तो उद्धव का मेयर वाला सपना पूरा हो सकता है, वरना नहीं। हालांकि उद्धव ने कहा है जो एक बार टूटे वो फिर टूट सकते हैं। संजय राउत भी कई पार्षदों के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई में खरीद फरोख्त की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 74,000 करोड़ के निगम के लिए कोई पार्टी पीछे नहीं हटेगी। अभी तो कुल 227 सीटों में 89 जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के साथ शिंदे के 29 पार्षद गए तो आंकड़ा 118 होगा। अगर अजित पवार के 3 पार्षद भी उनके साथ जाते हैं तो 121 हो जाएगा। यानी तीनों दल साथ रहे तो जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर हो जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर
खबर आ रही है, आपको बता दूं, बड़ी खबर ये, एकनाथ शिंदे पार्षद से मिले। बीएमसी चुनाव के बाद मेयर के पद को लेकर चल रही है हलचल। रस्साकशी के बीच शिवसेना सूत्रों से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मेयर पद को लेकर फैसला सीएम फडणवीस के स्विट्जरलैंड दावोस से आने के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के सभी पार्षद मुंबई के होटल में रुके हुए हैं, जहां एकनाथ शिंदे आज उनसे मिलने गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिस वक्त पहुंचे उस होटल, पार्षदों को अपने वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने में जुटने के लिए एकनाथ शिंदे ने कहा है। अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं जो अब तक आपने नहीं देखा। आखिर क्यों उद्धव और कांग्रेस, यानी उद्धव सेना और कांग्रेस बहुत सी सीटें, लगभग 30 से ज्यादा सीटें हार गई, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़े छोटे छोटे मार्जिन से। अभी दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, यानी फडणवीस में और उद्धव प्लस में जो बाकी गठबंधन में सीटें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वार्ड नंबर 7 बीजेपी को मिले 10,000 से ज्यादा वोट, शिवसेना को मिले 9,351 वोट, कांग्रेस को 1,672 और जीत का अंतर 797, यानी दोनों मिलकर लड़ते तो यह सीट जीती जा सकती थी। वार्ड नंबर 31 बीजेपी को मिले 10,501 वोट, शिवसेना को 1,803 और कांग्रेस को 10,223 और हार गए 278 से। यह एक खेला है। अगली तस्वीर देखिए। वार्ड नंबर 52 जीतने वाली पार्टी बीजेपी 9,917 वोट मिले, शिवसेना को 8,953, कांग्रेस को 1,399 और जीत हार का अंतर 964। फिर बीजेपी जीती वार्ड नंबर 63 पर, वोट मिले 9,193, शिवसेना को 8,655, कांग्रेस को 4,380, जीत हार का मार्जिन 538। वार्ड नंबर 126 बीजेपी जीती 11,134 वोट, शिवसेना 10,263 और कांग्रेस 1,065, जीत हार का अंतर 871। वार्ड नंबर 159 बीजेपी को मिले 6,521, शिवसेना 3,755, कांग्रेस 6,245, जीत हार का अंतर 276। एक और सीट देखिए। वार्ड नंबर 190 बीजेपी को मिले 11,468 वोट, शिवसेना 11,347, कांग्रेस 2,208 और जीत हार का अंतर 121। वार्ड नंबर 221 बीजेपी को मिले 6,178 वोट, शिवसेना 3,551 और कांग्रेस 5,277, जीत हार का अंतर 901। यह बता रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते उद्धव और कांग्रेस तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन बहरहाल सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम हारे नहीं है, हमने गद्दारों को टक्कर दी है। हम चाहते थे कि मुंबई में हमारा महापौर बने और अभी भी चाहते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा। लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। तो कुछ लोग संपर्क में आज संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। आइए अब आपको महाराष्ट्र के करोड़पति पार्षदों से मिलवाने जा रहा हूं, जो बड़े बड़े विधायक और सांसद से ज्यादा करोड़पति हैं। सबसे पहले देखिए, ये है मकरंद नार्वेकर, बीएमसी के सबसे अमीर पार्षद है मकरंद साहब, और 2026 के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 124 करोड़ है, जबकि 2012 में 3 करोड़ 67 लाख थी, 2017 में 6 करोड़ 32 लाख थी। मकरंद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई। अगला नाम है मकरंद नार्वेकर की भाभी हर्षिता नार्वेकर, भी करोड़पति पार्षद बनी और जिन्होंने इस बार अपनी 63 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। हालांकि पिछले चुनाव में यानी 2017 में संपत्ति 10 करोड़ 74 लाख थी। शिवसेना की पार्षद मीनल संजय तुर्डे 56 करोड़ की मालिक हैं, जिन्होंने वार्ड 166 से शिंदे की शिवसेना के लिए चुनाव जीता है। कांग्रेस की पार्षद ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा की संपत्ति 51 करोड़ रुपए है। कलीना वार्ड नंबर 90 में मिरांडा ने रोमांचक जीत हासिल की है। 51 करोड़ की मालकिन ट्यूलिप बस 7 वोट से चुनाव जीती हैं। वार्ड 105 से जीती अनीता वैती के पास 29 करोड़ की संपत्ति है। वार्ड 188 से जीते भास्कर शेट्टी 25 करोड़ 40 लाख के मालिक हैं। बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की संपत्ति 5 करोड़ 26 लाख है। ये करोड़पति पार्षद जिन्हें आप देख रहे थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी जंग से मैदानी जंग में लिए चलते हैं आपको। अब ट्रंप वर्सेस नेटो की जंग होने जा रही है क्या?
ट्रंप के खिलाफ। अब देखिए ग्रीनलैंड में भी प्रदर्शन हो रहा है कि ट्रंप कहीं जंग न छेड़ दे, लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप के खिलाफ देखिए डेनमार्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड अब तक डेनमार्क का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश जो ट्रंप के साथी थे वो भी ट्रंप से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। इसलिए इन साथियों ने, यूरोपीय देशों ने क्या किया है, अपनी अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड में उतार दी है। तस्वीरें देख रहे हैं, यूरोपीय देश ने, जर्मनी ने देखिए जरा, सेना ग्रीनलैंड भेज दी है। इतना ही नहीं, सेनाओं ने ड्रिल करना भी शुरू कर दिया है। क्या यूरोप की सेना ट्रंप से लड़ने वाली है? तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नाटो ने कैसे युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने कैसे नाटो देशों को धमकाया है। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये ग्रीनलैंड में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अब नाटो देशों ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया तो देखिए ट्रंप ने बम उठा लिया है, टेरिफ बम। नाटो ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। इनमें जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे शामिल है। नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में हवाई युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस ड्रिल से गुस्साए ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ फोड़ दिया है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी समेत 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। अगर तय समय पर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ और बढ़ जाएगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि जून तक टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देंगे। ट्रंप ने कहा रूस और चीन की नजर इस वक्त ग्रीनलैंड पर है। यूरोपीय देशों को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो देर हो जाएगी। लेकिन नाटो देशों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। मैं टैरिफ किंग हूं और टैरिफ किंग ने अब तक शानदार काम किया है। 25% टैरिफ लगा सकता हूं, जो अभी के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। अगर देश ग्रीनलैंड पर हमारा साथ नहीं देंगे तो टैरिफ लगेगा, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब देखिए क्या अमेरिका बनाम नाटो देशों की जंग होने वाली है। दोनों आमने सामने आने वाले हैं। क्या ये परिस्थितियां बनेंगी? क्या मैं आपको कौन कितना दमदार है। अगर जंग हो गई तो देखिए क्या होगा। अमेरिका के पास है 13,28,000 सैनिक और नाटो देशों के पास 21 लाख है। 31 देश है नाटो में। अमेरिका के पास रिजर्व सैनिक 8 लाख है, नाटो के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक है। इन देशों के पास एयरक्राफ्ट देखिए, अमेरिका के पास 13,000, नाटो के देश जोड़ दें तो 1 लाख एयरक्राफ्ट है। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास 1790, नाटो के पास 3,200 लड़ाकू विमान। अमेरिका के पास 5,737 हेलीकॉप्टर हैं, नाटो के पास 5,000 प्लस है। ट्रंप के पास जो टैंक हैं वो 4,657 है, नाटो के पास 5,000 प्लस टैंक है। अमेरिका के पास 3,91,000 बख्तरबंद वाहन है, तो नाटो के पास 1 लाख से ज्यादा बख्तरबंद वाहन है। अमेरिका के पास रॉकेट लॉन्चर्स लगभग 641 हैं, नाटो देशों के रॉकेट लॉन्चर जोड़ दें तो 1500 से कहीं ज्यादा हैं। नौसैनिक बेड़ा जिसमें छोटे बड़े सब युद्धपोत आते हैं 440 अमेरिका के पास है, 600 लगभग नाटो के देशों के पास है। पनडुब्बी 64 अमेरिका के पास है, नाटो देशों के पास 100 से 120 पनडुब्बियां हैं। यह है उनकी ताकत। अब देखिए जरा परमाणु बम अमेरिका के पास 5,400 है, नाटो के पास 515 परमाणु बम है। सुनिए जरा ग्रीनलैंड के पीएम क्या कुछ कह रहे हैं। अगर हमें अमेरिका और डेनमार्क के बीच चुनना पड़ेगा तो इस वक्त इस पड़ाव पर मैं डेनमार्क को चुनूंगा, मैं नाटो को चुनूंगा, मैं यूरोपीय यूनियन के साथ खड़ा हूं। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। किसी की निंदा करना उसकी बुराई नहीं दिखाता, बल्कि यह आपकी सोच को भी बताता है। गौतम बुद्ध बेवजह तारीफ और निंदा करने को गलत मानते थे। आज से करीब 2500 साल पहले
गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान और उपदेश दिए वो आज भी लाइफ का बड़ा फंडा बने हुए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, आप इस धरती के सबसे बड़े उपदेशक हैं। बुद्ध चुप रहे। शिष्य ने कहा, मैंने आपके जैसा विचारक और उपदेश देने वाला नहीं देखा, बाकी सब आपके आगे बेकार और खराब है। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम धरती के सभी उपदेशकों को जानते हो? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं सभी को नहीं जानता। बुद्ध ने आगे पूछा, क्या तुम उनके सभी उपदेशों को जानते हो? इस बार भी शिष्य का उत्तर नहीं था। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम धरती के सभी उपदेशक और उनके विचारों को नहीं जानते हो तो मेरी तारीफ करना और उनकी बुराई करना मूर्खता है। शिष्य ने कहा, गुरु, आपके उपदेश मेरी जिंदगी में बड़े काम आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो आप ही सबसे बड़े गुरु और उपदेशक लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, बेवजह और झूठी तारीफ करने में अपना समय बर्बाद मत करो, मेरी सीख को जिंदगी में उतारो और दूसरों के दुख दर्द दूर करो। इस प्रसंग के जरिए महात्मा बुद्ध ने लाइफ का फंडा दिया। दूसरों की बुराई या निंदा करना यह दिखाता है कि आपका ध्यान खुद की कमियों को दूर करने में नहीं, आप दूसरों की कमी निकालने और मजाक उड़ाने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।